हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के पेपर कोड CC2 जो है मध्यकालीन सोसाइटीज़ समाज, इस पेपर से आज मैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मध्यकालीन यूरोप में पुनर्जागरण के प्रकृति एवं कारणों का वर्णन करे लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पुनर्जागरण का सरल अर्थ होता है फिर से जागना। समस्त विद्वानों ने पुनर्जागरण का अर्थ बौद्धिक आंदोलन के रूप में दर्शाया है। टॉमसन जॉनसन के अनुसार रेनेसां शब्द का प्रयोग इतिहासकार 14वीं शताब्दी में हुए इटली की कला एवं ज्ञान के जागरण के संदर्भ में करते हैं, जो 15वीं शताब्दी आल्प्स पर्वत को पार कर 16वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में फैल गया। इतिहासकार लुकस ने भी कुछ इसी तरह का विचार प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार रेनेसां शब्द का अर्थ इटली के उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 14वीं शताब्दी के आरंभ होकर 16वीं शताब्दी तक संपूर्ण यूरोप में फैल गया। इतिहासकार स्वर्ण के अनुसार मध्य युग के अंत में जितना बौद्धिक विकास हुआ उसे ही सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहा गया। सिमोन के अनुसार रेनेसां एक आंदोलन था जिसके फलस्वरूप पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर वर्तमान युग के विचार तथा जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। वैन के शब्दों में रेनेसां राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन न होकर मानस की एक विशिष्ट स्थिति को उजागर करता है। मिचलेट ने इसे मनुष्य तथा संसार का प्रकटीकरण कहा है। उसी की तरह पैटर ने इसे बौद्धिक एवं चिंतन से संबद्ध वस्तुओं के प्रति स्नेह की संज्ञा दी है। वस्तुतः यह 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन की तरह बौद्धिक आंदोलन था, जिसका यूरोप के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास से संबंध था। यूरोप के सांस्कृतिक इतिहास में 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ, जिसे विद्वानों ने पुनर्जागरण की संज्ञा दी है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन एवं जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में नए नए आदर्शों की स्थापना हुई, जिसके फलस्वरूप यूरोप के दृष्टिकोण में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। इसके पहले यूरोपीय जनता सामंत प्रथा, पवित्र रोमन साम्राज्य तथा ईसाई धर्म की व्यापकता के अंतर्गत प्रगाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। शिक्षा का अभाव था। जीवन के विभिन्न पहलू ईसाई धर्म से मंत्रमुग्ध से थे तथा स्वतंत्र विचार की प्रवृत्ति बहुत कम दृष्टिगोचर होती थी। जिस यूनानी भाषा से पाश्चात्य विद्वान मंडली पूर्व परिचित थी, वह भी प्राय लुप्त सी हो गई थी। लोगों का लैटिन भाषा का ज्ञान भी सीमित था। ईसाई धर्म तथा मठों का बोलबाला था। बाइबल का अध्ययन तथा मनन ही सर्वश्रेष्ठ विद्वता मानी जाती थी। संक्षेप में यूरोपीय समाज गतिहीन सा हो गया था। बौद्धिक विकास की दिशाएं अवरुद्ध हो गई थी। राजनीतिक क्षेत्र में भी सर्वत्र अराजकता व्याप्त थी। जीवन रक्षा ही लोगों का अभिष्ट बन गया था, किंतु यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। धीरे धीरे लोगों में एक नई जिज्ञासा भावना जागृत हुई। परिणाम स्वरूप मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन आरंभ हुआ। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में यूरोपीय रचनात्मक शक्ति अनेक दिशाओं में उमड़ पड़ी। सभ्यता एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में आशातीत विकास का आरंभ हुआ। इसी प्रक्रिया को इतिहास में पुनर्जागरण की संज्ञा दी गई है। पुनर्जागरण की उपरोक्त सभी परिभाषाओं तथा लक्षणों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि रेनेसां उस धर्मनिरपेक्ष जिज्ञासु और आत्मनिर्भर मनोभाव का पुनर्जन्म था जो प्राचीन जीवन और सभ्यता का प्रभुत्व प्रमुख लक्षण था। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि बौद्धिक पुनर्जागरण के प्रभाव से लोगों का जीवन और जगत के प्रति वैसा ही दृष्टिकोण हो गया जैसा प्राचीन यूनानियों और रोमनों का था। अब हम इसके कारणों को देखेंगे। पुनर्जागरण के कारण
उपयुक्त पृष्ठभूमि के अतिरिक्त पुनर्जागरण का आरंभ अन्य कारणों तथा विषम तथा परिस्थितियों में भी हुआ। मध्यकालीन पुनर्जागरण का प्रथम और प्रत्यक्ष जीवन की एक प्रमुख विधा के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। सामंतवाद का आर्थिक आधार मेनार के किसान और खेतों में काम करने वाले कमी थे। अतः मध्यकालीन संस्कृति जिसकी अभिव्यक्ति पुनर्जागरण के रूप में हुई, कमियों के श्रम और कृषि पर आधारित थे। पुनर्जागरण का दूसरा आधार चर्च था, अतः इसका स्वरूप किसी हद तक धार्मिक था। ईसाईयत का यूरोपीय संस्कृति पर पूर्ण प्रभाव था। संपूर्ण यूरोप में चर्च का एक छत्र राज्य था, परंतु धीरे धीरे यूरोप के लोग यूनान, बैजेंटियन और इस्लाम के संचित ज्ञानकोश का प्रसार यूरोप में भी होने लगा। इससे यूरोप में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को एक नवीन और गतिशील दिशा प्राप्त हुई। लगभग इसी समय एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो मानवतावाद के नाम से विख्यात हुआ। इसके प्रवर्तकों में फ्रांसिस्को, पेत्रांक, बुकेसियो, एरास्मस, टॉमस मूर तथा रेवेल आदि विद्वानों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों की लेखनी के प्रभाव से जनसाधारण में एक चेतना का प्रसार हुआ। लोग अब लौकिक जीवन के मापदंड से सब कुछ तोलने लगे तथा सांसारिक जीवन की सार्थकता से परिचित हुए। अतः धर्मशास्त्र, चर्च तथा पादरियों इत्यादि में लोगों की श्रद्धा कम होने लगी। विश्वास की अपेक्षा लोग अब तर्क एवं युक्त से अधिक काम लेने लगे। इसी तरह पुनर्जागरण की बौद्धिक पृष्ठभूमि की सृष्टि हुई। राजकीय और सामंती दरबारों की ही तरह नवोदित तथा अन्य नगरों से भी पुनर्जागरण में सहायता मिली। उद्योग और व्यापार में उन्नति तथा नगरों के उदय के कारण सामंतों तथा पादरियों की तरह व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के एक नवीन वर्ग का उदय हुआ। यह नवीन वर्ग पादरियों तथा सामंतों की तरह कला और साहित्य का संरक्षक था। जिस तरह सामंती समाज कमियों के श्रम पर आधारित था, उसी तरह व्यापारियों और उद्योगपतियों का वर्ग शिल्पी मजदूर वर्ग के श्रम पर आधारित था। वाणिज्य व्यवसाय की दृष्टि ने एक नए जीवन का सूत्रपात किया, वह था शहरी जीवन। इन नगरों के उदय के कारण स्वतंत्र विचारों का भी उदय हुआ। अब लोग पुरानी रूढ़िवादी एवं परंपराओं को आंख मूंदकर मानने को तैयार नहीं थे और इन्हें संदेह की दृष्टि से देखने लगते थे। तर्क का विकास हुआ और लोग अब सोच समझकर तथा विचार के पश्चात ही प्रथाओं और पद्धतियों को मानने लगे। इस कारण स्वतंत्र विचार तथा ज्ञान की प्रगति हुई। शहरों में रहने वाले धनी मानी व्यक्तियों के पास अपार धन था और वे विद्या और एवं ज्ञानार्जन को प्रोत्साहित करने की स्थिति में थे। इस तरह शहरों के धनी मानी व्यक्ति एवं व्यापारी कला एवं संस्कृति के प्रभावशाली आश्रयदाता बन बैठे। इसके अतिरिक्त शहरों में निरंतर ही अन्य स्थानों से यात्रियों के आते जाते रहने से परस्पर स्वतंत्र विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे जनसाधारण की कुपमंडुता का नाश प्रारंभ हो गया। नॉर्मनों द्वारा दक्षिण इटली और सिसिली पर कब्जा किए जाने के फलस्वरूप वहां यूनानी, लैटिन, मुस्लिम और ईसाई संस्कृतियों के संलयन का एक अभूतपूर्व मौका मिला। उसी तरह 11वीं शताब्दी में स्पेन में मुसलमानों के विरुद्ध ईसाइयों की राजनीतिक सफलता के फलस्वरूप पश्चिमी यूरोप में अरब विज्ञान, दर्शन, साहित्य और संगीत के प्रसार का मार्ग प्रशस्त हो गया। वस्तुतः यह प्रभाव इतना गहरा था कि इसका पूरा मूल्यांकन होना अभी तक बाकी है। धर्मयुद्ध प्रायः 200 वर्षों तक यूरोपीय ईसाइयों और अरब तुर्क मुसलमानों के बीच चलते रहे थे। उनका भी पुनर्जागरण पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। इस काल में पूर्वी तथा पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृतियों का अत्यंत निकट संपर्क स्थापित हुआ। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के धूमिल पड़ जाने पर यूरोपीय जनता सामंत पद्धति, पवित्र रोमन साम्राज्य तथा चर्च की व्यापकता के अंतर्गत एक मोहमयी निद्रा में सो गई थी। लगभग उसी समय पूर्व के लोग
भारत तथा यूनान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित होकर एक नई सभ्यता का सृजन कर रहे थे। अरबवासियों ने इस दशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका साम्राज्य यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के अधिकांश भूभागों में फैला हुआ था। लगभग 13वीं शताब्दी तक पश्चिम में उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र स्पेन में कार्डोवा था। कुछ समय तक सिसिली पर भी अरबों का अधिकार था। इस तरह अरबों के माध्यम से यूरोप में यूनानी ज्योतिष शास्त्र तथा भारतीय गणित शास्त्र के साथ साथ अन्य विधाओं का अवलोकन किया। इससे उनका मानसिक विकास संभव हुआ और वे भी अब स्वतंत्र रूप से ज्ञान विज्ञान की बात सोचने लगे। धर्म युद्ध की समाप्ति तक पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। पश्चिमी राष्ट्रों में जागृत उपर्युक्त नवचेतना की अभिव्यक्ति लोक साहित्य के विकास द्वारा भी हो रही थी। मोटे तौर पर धर्म युद्धों के युग और परवर्ती काल में ही स्थानीय यूरोपीय भाषाओं में साहित्य का सृजन शुरू हुआ। स्पेन में कैस्टाइल की शूरधर्मिता पर आधारित महाकाव्य शिड द्वारा स्पेनी साहित्य का शुभारंभ हुआ। दक्षिण फ्रांस के जननायकों ट्राउबेडर्स ने अनेक प्रणय गीतों की रचना की। उत्तरी फ्रांस के शार्लमा और उसके मत सामंतों तथा राजा आर्थर और होली ग्रेल की कथाएं बड़ी लोकप्रिय हुई। इटली में दाते ने अपनी डिवाइन कॉमेडी की रचना टस्कनी की मधुर भाषा में की। इसी प्रकार इंग्लैंड में भी कई साहित्यों की रचना हुई। स्थानीय साहित्य का विकास भी हुआ जिसने पुनर्जागरण को प्रोत्साहित किया। विशाल मंगोल साम्राज्य का महत्व भी पुनर्जागरण के आगमन में कम नहीं थी। 13वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विजेता चंगेज खां की मृत्यु के बाद कुबलई खां ने एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इस अवधि में पेकिंग तथा समरकंद अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बन गए थे। अतः इस युग में पूर्व तथा पश्चिम का वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। विद्वानों के एकत्र हो परस्पर विचार विनिमय करने से जनसाधारण को अपार लाभ हुआ। 15वीं शताब्दी के मध्य में कंस्टेंटिनोपुल का पतन, जिसे हम कस्तुनतुनिया भी कहते हैं, का पतन तथा उस्मानी तुर्कों का उदय पुनर्जागरण के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह घटना पुनर्जागरण के प्रारंभ का सूचक थी। 1453 ईस्वी में बैजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कंस्टेंटिनोपुल पर उस्मानी तुर्कों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके फलस्वरूप पूर्वी साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया। इस घटना से पुनर्जागरण को दो विशेष प्रकार से सहायता मिली। सर्वप्रथम, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी में अब तक यूनानी ज्ञान विज्ञान की रक्षा हो रही थी, किंतु उस्मानी तुर्कों की सफलता के बाद यहाँ के विद्वानों ने अपनी पोथियां तथा पांडुलिपियों को समेटकर जहां तहां शरण लेना आरंभ कर दिया। इस तरह से उनकी प्राचीन यूनानी सभ्यता और संस्कृति का अक्षय भंडार पुनः यूरोपीय प्रदेश में लौट आया और इसकी ओर आकृष्ट होकर प्राचीन ज्ञान एवं साहित्य के अवगाहन में लीन हो गए। द्वितीय, कंस्टेंटिनोपुल के तुर्कों के हाथ में चले जाने से पूर्वी जगत के साथ व्यापार का स्थल मार्ग प्राय अवरुद्ध हो गया। अतः विवश होकर वाणिज्य व्यापार या व्यवसाय की वृद्धि के लिए नए मार्गों का पता लगाना पड़ा। परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजों की एक नई श्रृंखला स्थापित हुई। चर्च तथा राज्य, साम्राज्य एवं पोपतंत्र के बीच पद प्रतिष्ठापन संघर्ष के कारण जिस विवाद का जन्म हुआ, उससे विशाल एवं महत्वपूर्ण साहित्य की रचना हुई। धर्मशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि में नवीन आविष्कार हुए। साथ ही वाणिज्य एवं व्यवसाय के पुनर्जन्म से यूनानी संस्कृति के साथ यूरोप का पुनः नए सिरे से संपर्क स्थापित हुआ। वस्तुतः 11वीं शताब्दी सांस्कृतिक संक्रमण का युग था, जिसके पूर्ण परिणाम 14वीं और 15वीं शताब्दी में देखने को मिले।
उत्तर मध्यकालीन यूरोपीय पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में यूरोप वासियों को वास्तविक सहायता तब मिली जब वे कागज तथा मुद्रण कला के आविष्कार से परिचित हुए। इनके प्रयोग द्वारा तत्कालीन स्थिति में आश्चर्यजनक क्रांति संभव हुई। इसके आविष्कार ने यूरोप में जैसे क्रांति ला दी, वहाँ सैकड़ों की संख्या में छापा खाने के उद्योग स्थापित हुए। शिक्षा के प्रसार में इससे बहुत सहायता मिली। अब यूरोप की प्रादेशिक भाषाओं में रचना होने लगी। जनता प्रमुख विचारकों एवं दार्शनिकों के विचारों से अवगत होने लगी। इससे लोगों में आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास हुआ। अतः उत्तर मध्यकालीन यूरोप पुनर्जागरण में इन आविष्कारों का अपना विशिष्ट महत्व था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।